नमस्कार। विषय कोड ME308 मशीन डिजाइन में हमने पिछले लेक्चर में यूनिट 1 में जनरल कंसिडरेशन इन मशीन डिजाइन और जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिजाइन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हिंदी में कहेंगे इसको सुरक्षा गुणांक। फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ने से पहले वर्किंग स्ट्रेस पढ़ना होगा। किसी भी कंपोनेंट में उत्पन्न स्ट्रेस ऐसी होनी चाहिए कि वो कंपोनेंट अपने वर्किंग में सेफ हो, अर्थात पदार्थ के अंदर उत्पन्न स्ट्रेस उसकी क्रिटिकल स्ट्रेस से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन या स्थायी विकृति नहीं होनी चाहिए। जितनी वर्किंग स्ट्रेस कम होगी उतना पदार्थ के फेल होने के चांस कम रहेंगे, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस यदि कम होगी तो पदार्थ का साइज ज़्यादा होगा। साइज ज़्यादा होगा अर्थात कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो डिज़ाइनर को एक सूटेबल स्ट्रेस डिसाइड करनी होती है जो वेल विद इन क्रिटिकल स्ट्रेस, क्रिटिकल स्ट्रेस के अंदर होनी चाहिए। उसको वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं। वर्किंग स्ट्रेस के और भी नाम है, जैसे परमिसिव स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस, इसके अलावा सेफ स्ट्रेस, सेफ स्ट्रेस, ये होता है अलाउएबल स्ट्रेस, ये कई सिमिलर नेम्स है। तो ये सब एक ही है। वर्किंग स्ट्रेस कह दें, परमिसिव स्ट्रेस कह दें, अलाउएबल स्ट्रेस कह दें, सेफ स्ट्रेस कह दें या डिजाइन स्ट्रेस कह दें, ये एक ही बात। अब फैक्टर सेफ्टी क्या होगा? क्रिटिकल स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। इसको समझते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। मान लीजिए कोई कंपोनेंट है, उसका हमको डिजाइन करना है और उसकी क्रिटिकल स्ट्रेस हमको ज्ञात है। अगर क्रिटिकल स्ट्रेस पे डिजाइन कर दें और मान लीजिए लोड थोड़ा ज़्यादा आ गया या मटेरियल के अंदर कोई फॉल्ट है या कोई डिफेक्ट है, तो वो कंपोनेंट फेल हो जाएगा। इसलिए वर्किंग स्ट्रेस को क्रिटिकल स्ट्रेस से कम रखते हैं। जितना अपन कम रखेंगे, मान लीजिए क्रिटिकल स्ट्रेस से वर्किंग स्ट्रेस आगे रखें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 हो गया। क्रिटिकल स्ट्रेस से वर्किंग स्ट्रेस 1 तिहाई रखें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 हो गया। क्रिटिकल स्ट्रेस से वर्किंग स्ट्रेस 1/4 रखें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 हो गया। अर्थात फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो एक नंबर है जितनी हम सुरक्षा चाहते हैं, जितनी हम कम रिस्क लेना चाहते हैं। अब क्रिटिकल स्ट्रेस क्या होगी? यदि कोई डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड पॉइंट स्ट्रेस डिफाइन होती है। यील्ड पॉइंट स्ट्रेस डिसाइडेड है, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड पॉइंट स्ट्रेस को क्रिटिकल स्ट्रेस लेना है। और जो ब्रिटल मटेरियल होता है उसके लिए यील्ड पॉइंट स्ट्रेस डिसाइडेड नहीं होती है, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेस डिजाइन है। अल्टीमेट स्ट्रेस जो है ये डिसाइडेड है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस को ही हम क्रिटिकल स्ट्रेस लेते हैं। इसको थोड़ा और समझते हैं। डक्टाइल मटेरियल होता है जिसको खींचने पे उसकी लंबाई में स्पष्ट वृद्धि होती है और बाद में उसका क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, बाद में टूटता है। अर्थात टूटने से पहले ये क्लियर इंडिकेशन देता है।
और जो बिटर मटेरियल होता है वो टूटने से पहले कोई इंडिकेशन नहीं देता है, डायरेक्ट फेल होता है। आप एक्सपेरिमेंट में कोई चौक ले लें या कोई बिटर मटेरियल ले लें, उसको खींचेंगे वो डायरेक्ट टूटेगा, आपको लंबाई वृद्धि नहीं दिखेगी। तो बिटर मटेरियल के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस को क्रिटिकल स्ट्रेस देता है। अगर फटीग फेल्योर है, फटीग स्ट्रेस काम कर रही है, तो एंड्रोस लिमिट को क्रिटिकल स्ट्रेस देंगे। फटीग को हम पहले थोड़ा समझते हैं, थोड़ा और डिटेल समझते हैं कि ऐसे कंपोनेंट जिन पर रिवर्सिबल साइकिल स्ट्रेस काम कर रही है, जैसे क्रैंक शाफ्ट हो गई, कनेक्टिंग रॉड हो गई, गियर्स हैं, कुछ मशीन में ऐसे कई कंपोनेंट होते हैं जिसपे रिवर्स साइक्लिक स्ट्रेस काम करती है। तो ऐसे पदार्थ यील्ड पॉइंट स्ट्रेस से बहुत कम स्ट्रेस पे टूट जाते हैं, तो उनके लिए क्रिटिकल स्ट्रेस जो लेंगे एंड्रोस लिमिट लेंगे। एंड्रोस लिमिट को हम अगले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये होगी क्रिटिकल स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा गुणांक का महत्व क्या है? कोई भी डिजाइनर किसी कंपोनेंट को डिजाइन करता है तो उसके अंदर कितनी स्ट्रेस उत्पन्न होनी चाहिए वो उसकी परमिशन वैल्यू दी हुई होती है। उससे कितना सेफ हम चलना चाहते हैं वो इस बात में निर्भर करेगा कि यदि हम क्रिटिकल स्ट्रेस पे डिजाइन कर देंगे और मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा लोड आ गया या हमारे फोर्सेस कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक रह गई, तो उस केस में कंपोनेंट फेल हो जाएगा। तो इसलिए अपन स्ट्रेस कम रखते हैं ताकि कंपोनेंट फेल नहीं हो। यहाँ मैं आपको बताना उचित समझूंगा कि जब किसी मशीन में कोई कंपोनेंट फेल होता है तो वो अकेला नहीं टूटता है, वो साथ में दूसरे कंपोनेंट को भी डैमेज करता है। मान लीजिए किसी मशीन में कनेक्टिंग रॉड टूट गई, तो कनेक्टिंग रॉड टूटने से हो सकता है इंजन की बॉडी डैमेज हो जाए, हो सकता है और कोई कंपोनेंट डैमेज हो जाए, सिलेंडर लाइनर डैमेज हो जाए। तो फैक्टर सेफ्टी इसलिए देते हैं ताकि फेलियर नहीं हो। फेलियर महंगा पड़ता है, हाँ थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी लेकिन फेलियर नहीं होगा। अब अगला टॉपिक है फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिसाइड करने के लिए कौन कौन से घटक होते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपने किसी कंपोनेंट में क्रिटिकल स्ट्रेस मान लीजिए 100 मेगापास्कल है, तो वर्किंग स्ट्रेस क्या रखें? अगर 50 मेगापास्कल रखी तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो गया? 2 हो गया। 25 रख दिया तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया 4। तो किसी मशीन कंपोनेंट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखें कितना? 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें या 8 रखें, ये किन किन बातों पे निर्भर करता है। एक एक टॉपिक को लेते हैं, एक एक पॉइंट को। नंबर 1 है डिग्री ऑफ इकोनॉमी रिक्वायर्ड। डिग्री ऑफ इकोनॉमी रिक्वायर्ड, हमको कंपोनेंट कितना इकोनॉमिकल चाहिए, कितना सस्ता चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसके फेल होने से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कम रखेंगे। दूसरा है
accuracy of calculation of forces। आपको जनरल कंसिडरेशन मशीन लर्निंग में बताया था कि डिजाइनर जो है कंपोनेंट पर लगने वाले बलों की कल्पना करता है और बाद में उसकी गणना करता है। अब किसी डिजाइनर ने कल्पना करी कि ये 3 तरह के फोर्स पे लगेंगे। मान लीजिए उसकी कल्पना में कोई ऐसा फोर्स छूट गया और वो बाद में उसने तो कैलकुलेट नहीं किया और वो वास्तव में लगा, तो कैलकुलेशन ऑफ फोर्सेस की एक्यूरेसी कितनी है। तीसरा है वर्कमैनशिप में संभावित कमी। कोई भी कंपोनेंट होगा तो उसको बनाया जाएगा वर्कशॉप में, वर्कशॉप में बनाते समय उसमें कोई कमी रहेगी तो भी फैक्टर शक्ति अपन को हेल्प आएगा। तो कितनी कमी की संभावना है। डिफेक्ट्स पॉसिबल इन मटेरियल। जिस पदार्थ का कंपाउंड बना रहे हो उस पदार्थ में कोई डिफेक्ट्स की संभावना कितनी है। और एक आगे का सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कोई क्रेन है, इंडस्ट्रीज में क्रेन ओवरहेड क्रेन ऊपर चलती रहती है और कंपोनेंट को लेके इधर से उधर होती रहती है और नीचे आदमी काम कर सकता है। मान लीजिए क्रेन के जो चेन है या हुक है वो टूट जाए तो उसके ऊपर जो लटका हुआ मशीन है जो उसको क्रेन ले जा रही है वो नीचे गिर सकता है, नीचे आदमी दब सकते हैं या नीचे कोई मशीन है वो खराब होती है। यदि ऐसी कोई रिस्क है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रखेंगे। तो आपको बताऊं यदि क्रेन डिज़ाइन करनी है या क्रेन हुक डिज़ाइन करना है या क्रेन की चेन डिज़ाइन है उसमें सीधा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 या 10 रहेगा, उसमें 2 या 3 नहीं चलेगा। एक और पॉइंट है approach to component for inspection। मशीन के अंदर जो कंपोनेंट है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए हमारी अप्रोच क्या है। एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कोई इंजन है उसका क्रैंक शाफ्ट है, वो क्रैंक शाफ्ट हम तब तक नहीं देख पाएंगे पूरी तरह जब तक इंजन पूरा डिसमेंटल नहीं होता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं मशीन में जिनको इंस्पेक्शन करने की संभावना बहुत कम होती है, अप्रोच नहीं होती। तो जहाँ अप्रोच नहीं है वहाँ फैक्टर सेफ्टी ज़्यादा रहती है। एक और पॉइंट है टाइप ऑफ लोड। टाइप ऑफ लोड मेरा आपको बता दें 3 टाइप के हैं, स्टैटिक लोड, लाइव लोड और शॉक लोड। तो यदि स्टैटिक लोड है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम रख सकता है, 2 रख सकता है। लाइव लोड है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा ज़्यादा रखना होगा और यदि शॉक लोड है तो उसके से फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 5, 6 या 8 तक रखेंगे। और ये फैक्टर सेफ्टी के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। हम चाहे तो 5 रख सकते हैं और दूसरा डिजाइनर चाहे तो उसी मशीन के लिए 8 रख सकता है। जितना फैक्टर सेफ्टी ज़्यादा रखेंगे उतना पदार्थ का साइज बढ़ जाएगा, अर्थात कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन सुरक्षा बढ़ जाएगी। और जितना फैक्टर सेफ्टी कम रखेंगे उतनी कॉस्ट कम आएगी, लेकिन सुरक्षा जो है उसकी थोड़ी सी रिस्क रहती है। तो एक बैलेंस बनाना होगा। फैक्टर सेफ्टी
बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए ताकि कंपोनेंट फेल हो सके, और बहुत ज़्यादा करने से कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो ये डिज़ाइनर को डिसाइड करना होगा कंपोनेंट डिज़ाइन करते समय तो मुझे फैक्टर सेफ्टी क्या रखना है। एक टॉपिक called as a selection of material. इसको हम जनरल टर्म्स में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं कि किसी भी कंपोनेंट की डिजाइन करने के वक्त डिजाइनर को वो कंपोनेंट किन किन पदार्थों से बन सकता है उसको भी साथ में कंसिडर करना पड़ता है। अर्थात डिजाइनर को समस्त पदार्थों का विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। तो जब भी कंपोनेंट को डिजाइन करेगा तो साथ में मटेरियल भी डिसाइड करेगा। तो डिजाइनर जो है एक से अधिक मटेरियल चिन्हित करेगा। मान लीजिए कोई कंपोनेंट है, उसको डिजाइन करने के लिए डिजाइनर ने 1, 2, 3, 4, 5 इन पदार्थों पर विचार किया। उसके बाद उनमें जो सबसे सूटेबल पदार्थ है वो तय करता है। मान लीजिए वायर बनाना है, वायर बन सकते हैं कॉपर के, एल्यूमिनियम के, स्टील के, सिल्वर के भी बन सकते हैं, गोल्ड के भी बन सकते हैं। तो इनमें से कौन सा सूटेबल रहेगा वो पदार्थ तय करना होगा। डिजाइनर जब मटेरियल का सिलेक्शन करेगा तो उसको ये भी देखना होगा कि वो मटेरियल कहाँ से प्राप्त करेगा, कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी, और उसके अलावा उसका जो स्क्रैप है उसके डिस्पोजल की क्या संभावना है। ये सब सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के समय डिजाइनर को तय करना पड़ता है। मटेरियल के सिलेक्शन समय उसकी स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, वेट, हीट रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टिंग कैपेसिटी, अतः सारी प्रॉपर्टीज की जानकारी होनी चाहिए हमको, तो हम सूटेबल मटेरियल को डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू।